बट कुछ डेड बॉडी जैसे लॉटसे पे जो बॉडी थी वो बिल्कुल रूट जो रोप फिक्स होती है उसी के में एंटेंगल्ड और वहीं पे थी। सो आपको उसके ऊपर से ही जाना पड़ता है। कहते हैं द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। पर क्या क्लाइंबिंग सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के बारे में है? शायद बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक जुनून है जिसे मैंने एक ऐसे माउंटेनियर से जाना जो दुनिया के टॉप माउंटेन्स को हर साल चुनौती देते हैं। ये कहानी है नेशनल अवार्ड विनर माउंटेनियर केवल कक्का की। केवल कक्का इज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लाओत्से इन 6 days, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बर्फ की चादरों में लिपटे सफ़ेद पहाड़ दूर से जितने खूबसूरत लगते हैं, पर असल में उन पर कदम रखना उतना ही खौफनाक है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा जज्बा होता है जो आपको दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर क्लाइंब करने के लिए इंस्पायर करता है, और क्यों लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर उस दुनिया में चले जाते हैं जिसे डेथ जोन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के इन टॉप माउंटेन्स की कहानियों को मैंने बचपन से सुना है, पर मेरी लाइफ में पहला मौका था जब मैं एक रियल लाइफ हीरो से ये कहानियां सुन रहा था। केवल से मेरी मुलाकात ऋषिकेश में हुई थी। ये मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैंने केवल के साथ एक ट्रैवल ब्लॉग प्लान किया, उनके साथ घूमना, उनका रूटीन फॉलो करना, शॉपिंग पे जाना और हर दिन माउंटेन की ढेर सारी बातें जानना। मैं देख सकता था एक माउंटेनियर होने का मतलब। बर्फीली हवाओं का सीना चीरकर आगे बढ़ने वाले पर्वतारोही खुद को फिट रखने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत से गुजरते हैं। और आज मौका है केवल की कहानी जानने का, वो भी खुद केवल के साथ। तब एक वेकेशन पीरियड था और मेरे पिताजी ने कहा कि आप वेकेशन में क्या करना चाहोगे। तब मैंने उनको कहा कि बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस यही सब खेलूँगा अपने दोस्तों के साथ। तब उन्होंने कहा कि क्या तुम हिमालय में ट्रैक पे जाना चाहोगे। एंड मैं बात कर रहा हूँ आज से 16 साल पहले की। तब मुझे पता भी नहीं था ट्रैक क्या होता है, तब ना इंटरनेट था ना कुछ कि आप सर्फ करके ढूंढ लो कि ट्रैक क्या होता है। तब मैंने यूँ ही कहा कि एग्जैक्टली होता क्या है। तब पिताजी ने मुझे समझाया कि नेचर असली टीचर है और जो चीज़ आप नेचर में सीखोगे वो आपको लाइफ टाइम काम आएंगी, यू नो। तब मैंने सोचा कि हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ नया सुनने में भी सही लग रहा है, देखते हैं कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। और तब मैंने पहली बार आउटडोर्स में कदम रखा, नेचर में कदम रखा, और मैंने मनाली में चंद्रखानी पास जो 10,500 फीट की ऊंचाई पर है वहाँ पे मैंने ट्रैक किया। और जैसे बोलते हैं ना कि पहाड़ों में एक बार आप जाते हो तो आप तो वापस आ जाते हो लेकिन आपका सोल वहीं रह जाता है। सो मेरे साथ भी वही हुआ। बहुत सारा क्यूरियोसिटी बढ़ गया एंड इतने क्वेश्चंस आ गए कि कैसे क्या, और कैसे ये पहाड़ खड़े हैं इतने सालों से, इनके ऊपर क्या है, एक पहाड़ के पीछे क्या है, और अगर हाईएस्ट पहाड़ पे क्या हो सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते 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 एक रुचि हो गई और फिर मैंने प्रोफेशनली इसको एज अ करियर भी बना लिया। और फिर डिसाइड किया कि एक दिन मेरे को विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्लाइंब करना है। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई और मेरा मोटिवेशन सेट हो गया। फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने कहा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत इंडियन टिपिकल फैमिली में कि पहाड़ों पे कैंपिंग करना बहुत नॉर्मल कल्चर है, लेकिन जैसे मैं तो गौमुख वगैरह भी जाता हूँ तो मेरी मॉम एकदम वरीड हो जाती हैं। आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया जब कहा कि भाई एवरेस्ट पे जाना है, जो वाकई में एक डेंजर जोन होती है? उससे भी ज़्यादा आई थिंक उनका रिएक्शन था जब मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा था एंड फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है। मेरे पैशन फॉलो करने के लिए मुझे फुल टाइम माउंटेनियर बनना था। माउंटेनियरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज करने थे। उसके अलावा मुझे और भी ज़्यादा दूसरे माउंटेन्स हैं जैसे 6,000 मीटर की पीक्स वगैरह, 7,000 मीटर की पीक्स वगैरह, उनको चढ़ना था। तब जब मैंने घर पे बताया कि मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं करनी है और मुझे माउंटेनियरिंग करनी है, तब उन्होंने सोचा कि आप कर सकते हो, जैसे आप ट्रैक पे जाते हो साल में 1 बार 2 बार, आप माउंटेनियरिंग भी कर सकते हो। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे फुल टाइम इसको डिनोट करना है और मेरे पैशन को ही आगे बढ़ाना है। तब थोड़ा उनका रिएक्शन था कि आर यू सीरियस, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस स्टेप और इससे मैं सस्टेन करना, अपना प्रोफेशन बनाना इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो मैंने कहा कि नहीं, चाहे जो भी हो मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बट आई वांट योर सपोर्ट। तब उन्होंने समझा कि कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, बट आप आपका पैशन फॉलो कीजिए।
सो वो टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि राइट यू नो, और जैसे मैंने शुरुआत की, मैंने काफ़ी सारे ट्रैक्स किए, हाई एल्टीट्यूड पासेस किए, उसके बाद 6000 मीटर की पीक्स क्लाइंब की, फिर उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि यू नो अब ये कर सकता है। फिर एक दिन मैंने उनको कहा कि अब मुझे 8000 मीटर्स की ओर बढ़ना है, जो 8000 मीटर की पीक है वर्ल्ड की हाईएस्ट, और उनमें 14 ऐसी पीकें हैं जो 8000 मीटर के ऊंचाई पर हैं, और उनको क्लाइंब करना इज़ लाइक वेरी डेंजरस, वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो, कुछ भी हो सकता है उसमें। तब थोड़ा उन्होंने सोचा कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट होता है और फंड्स कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने बोला वो सब हो जाएगा, बट आई नीड योर परमिशन टू स्टार्ट विद दिस। एंड दे अग्रीड एंड दे अंडरस्टूड, दे हैड फेथ इन मी। उन्होंने बोला कि हमको तुम पे पूरा भरोसा है और हमको पता है कि तुम ज़रूर करोगे। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट द परमिशन एंड मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की। आप जा रहे थे एक जगह जहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट हुआ था, जो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी घटना थी। कैसे हुआ था ये सब, और कितना मुश्किल था, एंड हाउ डिड यू डील विद दैट? क्योंकि एक क्लाइंबर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाता है, जो एक ऊंचाई पे पहुंच चुका है और वो बड़े बड़े आगे बढ़ने के सपने देखता जाता है, तो वहाँ पे जब ऐसी चीज़ होती है तो कितना मुश्किल होता है। फैमिली का अलग रिएक्शन होता है, और आपकी पर्सनल सफरिंग, उसके बारे में अगर कुछ बताएं। सो रिसेंटली दिस ईयर मैं माउंट कंचनजंगा क्लाइंब कर रहा था, जो वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट चोटी है एंड इंडिया के हाईएस्ट माउंटेन है। कुछ दिनों पहले मैंने माउंट धौलागिरी समिट कर लिया था और मैं कंचनजंगा की तरफ बढ़ा। और कंचनजंगा का जो लास्ट समिट क्लाइंब है वो काफ़ी लंबा क्लाइंब है। सो नॉर्मल क्लाइंब से काफ़ी ज़्यादा 15 से 16 घंटे लग जाते हैं वन वे, और फिर वापस आना। इनफैक्ट एवरेस्ट से भी काफ़ी लंबा ज़्यादा टाइम लगता है, एंड इट इज़ वेरी ट्रिकी। बहुत सारे रॉकी सेक्शंस है जहाँ पे आप यू नो भूल भुलैया की तरह गुम जाते हो, आपको रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम के साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ। सो हम फर्स्ट टीम थे जो सबमिट करने जा रहे थे, बाकी लोग बेस कैंप पे थे, वो लोग नेक्स्ट विंडो में जा रहे थे। एंड थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया वो रूट सही पहचानने में, और उसमें काफ़ी टाइम लग गया, और बाय द टाइम हम समिट की तरफ पहुँचे तो हमारी रोप्स ख़त्म हो गई एंड आगे और 100 मीटर्स का सफ़र तय करना था। बट मीनवाइल मेरे को थोड़ा पैर में से सेंसेशन जाने लग गया, क्योंकि 2 दिन पहले वेदर ख़राब था, और जिस दिन हम समिट रात को निकले उसी दिन शाम, दोपहर से लेकर शाम तक काफ़ी ज़्यादा तेज़ बर्फ़ हुई। तो जब वो लोग जब शेरपाज रोप फिक्स कर रहे थे, जब हम उनके पीछे थे, तब हमको काफ़ी टाइम ठंड में वेट करना पड़ा। तो यू नो योर बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग दैट हीट। जब तक आप मूव कर रहे हो आपकी बॉडी हीट जनरेट कर रही है, लेकिन जब आप रुक गए तब यू स्टार्ट फीलिंग कोल्ड और आपकी बॉडी ठंडे पड़ने लगती है। तो काफ़ी हद तक मैंने अपने पैर को चलाते हुए रखा, अपने फिंगर्स और इनको मूव करते हुए रखा। बट जब लास्ट के स्ट्रेच पे आया एंड ऑलरेडी दोपहर के करीबन 3:30 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि अगर ऑलरेडी मैंने एक रात क्लाइंबिंग में बिता दी है, अगर मैं और पुश करूँगा तब यहाँ से वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम होता है और एक बॉडी का यू नो लिमिटेशन होता है। फिर हमने डिसाइड किया, बाकी लोगों ने भी बोला कि नहीं काफ़ी लेट हो चुका है, हमको पीछे जाना चाहिए। तब हम धीरे धीरे फिर पीछे आना शुरू हुआ, और जितना तेज़ हो सके हमने हाइट लूज़ करके हम कैंप 4 पहुँच गए। और जब मैं कैंप 4 पहुँचा तब मैंने अपने जूते निकाले एंड यू नो तब थोड़ा डेवलप हो रहा था, तो वार्मिंग वगैरह मैंने स्टार्ट कर दी। और फिर नेक्स्ट डे इमीडिएटली मैं बेस कैंप पहुंचा, और वहाँ से फिर हम लोगों ने हेलीकॉप्टर लेके हम काठमांडू पहुँचे। जब काठमांडू पहुँचा तब वो जो फ्रॉस्ट बाइट है वो एस्केलेट हो चुका था। इमीडिएटली मैंने डिसाइड किया, इंडिया वापस आया, क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो उसको हम लोग बोलते हैं HBOT, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, जो कि नेपाल में अवेलेबल नहीं है। सो इमीडिएटली मैं वापस इंडिया आया, मैंने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट की, सो दैट एटलीस्ट मैं जितना हो सके उतना पार्ट बचा सकूं। सो हमने हाफ थंब बचा लिया, लेकिन ऑलरेडी जो ऊपर का टिप ऑफ द थंब है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था ड्यू टू द फ्रॉस्ट बाइट, जिसको बोलते हैं डीप टिश्यू फ्रॉस्ट बाइट, एंड उसको फिर एम्प्यूट करना ही पड़ा। सो फ्यू मंथ्स अगो आई वेंट थ्रू अ सर्जरी, और उसको हमने डॉक्टर ने एम्प्यूट करके, क्योंकि इट्स अ डेड पार्ट इन द बॉडी, सो उसको प्रॉपरली एम्प्यूट करके निकाल दिया, सो दैट यू नो वो आगे इन्फेक्ट ना हो। तो ये जब सर्जरी चल रही थी, और कितना मुश्किल होता है वो टाइम फैमिली के लिए, और स्पेशली जो सफ़र कर रहा है उसके लिए, और स्पेशली वो क्लाइंबर है और उसे पता है कि एक हिस्सा बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगले क्लाइंब के लिए। तो वो टाइम पे क्या सोच रहे थे आप? वो टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस था मैं कि कितना हिस्सा कट होगा, और अगर वो मेरी क्लाइंबिंग को आगे इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि क्लाइंबिंग इज़ समथिंग जो कि मैं लाइफ टाइम गिव अप नहीं करना चाहता। एंड भले चाहे 6000 मीटर्स हो, 7000 मीटर्स हो, बट आई वांट टू कीप क्लाइंबिंग। एंड बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे
सो जब मैं वहाँ पे बेड पे ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ था, तब डॉक्टर ने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप सो जाइए। सो अब मैंने कहा कि नहीं, आई वांट टू सी। तब उन्होंने कहा कि बहुत डिस्टर्बिंग होगा बिकॉज हम थोड़ा बोन कट करेंगे, फिर आपका वो निकालेंगे, तब तब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बट मैं देखना चाहता हूँ। बोला आर यू श्योर? मैंने बोला नहीं, आई एम रियली श्योर और मुझे देखना है इसको। तब मैंने मेरी पूरी सर्जरी देखी और मेरे दिमाग में वही चल रहा था क्योंकि इतने पार्ट अगर कट गया तो मुझे वापस ट्रेनिंग में ऐसे करना पड़ेगा या वैसे करना पड़ेगा या हाँ मैं क्लाइंब कर पाऊँगा, क्या दिक्कतें आएंगी। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि एक कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि मैंने काफ़ी क्लाइंबर्स को देखा है जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी उन्होंने क्लाइंब किया है। तो उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिला दैट सिर्फ टाइम ज़्यादा लग सकता है या फिर ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। सो उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और फिर आई वॉज थिंकिंग कि कोई बात नहीं, देख लेंगे जब फाइनल वो पूरा हीलिंग हो जाएगा, फिर वी विल स्टार्ट एंड वर्क हार्ड एंड ट्रेन हार्ड एंड हियर आई एम क्लाइंबिंग माउंटेन्स अगेन। मैं उस मोमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जब आपने एवरेस्ट पे जाना शुरू किया होगा। हाँ। और जब आपके कदम बढ़ रहे होंगे और आपको लगा होगा कि हाँ बस मैं, तो वो लास्ट मोमेंट कितने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं जब आपको लगता है कि काफ़ी करीब भी हूँ पर अपनी मंजिल से उतना दूर भी हूँ। तो कभी ऐसा फीलिंग आता है कि दिख रहा है और बस लगता है कि होने वाला है पर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? एवरेस्ट पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट एवरेस्ट के लास्ट स्टेप्स डिफ़िकल्ट थे ज़रूर क्योंकि लास्ट इज़ अ कॉर्निस और हम्स है। सो एक हम पे पहुँचते हो, फिर सामने दूसरा हम दिखता है, वापस वहाँ पहुँचते हो, फिर तीसरा दिखता है, फिर एक टाइम पे ऐसा लगता है कि कब ख़त्म होगा, कब वापसी शुरू होगी, क्योंकि आपने पूरी जान लगा दी है ऊपर जाने में, बट उतना ही एफर्ट लगता है नीचे आने में क्योंकि अभी आपकी एनर्जी जितनी एनर्जी से आपने स्टार्ट किया था अब उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आपको संभाल के चलना है। स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखो तो मेजॉरिटी एक्सीडेंट्स एवरेस्ट पे उतरते हुए में, डिसेंड में या कोई भी माउंटेन पे मेजॉरिटी कैजुअलिटी तब हुई है। तो जब मैं क्लाइंब कर रहा था मेरा जहन में यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फोकस करना है और मुझे यहाँ से ज़िंदा वापस जाना है। दैट विल बी द ओनली सक्सेसफुल मोमेंट फॉर मी। सो मैं कंटिन्यूसली उस चीज़ को दिमाग में दोहराया जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से रिटर्न वापस जाना है, और अगर कहीं ऐसा लगे कि आगे मेरे से नहीं जाया जाएगा या अगर मैं चले तो जाऊँगा बट वापसी नहीं होगी, तब मुझे वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, वो मोमेंट पे ही मुझे वापस जाना है। बट लौहत से जब मैं एवरेस्ट के बाद लौहत से क्लाइंब कर रहा था, द नेबरिंग माउंटेन विच इज़ द वर्ल्ड्स 4th हाईएस्ट माउंटेन, सो जो समिट है उसके थोड़ी ही नीचे पहुंचने के बाद मुझे एक डेड बॉडी दिखी। सो एक क्लाइंबर 2012 में वहाँ पे ही हैड डाइड, उनकी बॉडी अभी तक वहीं पे है। तब थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ कि दिमाग में एक अजीब सा इल्यूजन पैदा होने लग गया कि क्या हुआ होगा, क्योंकि उसी पैशन के साथ कभी वो भी क्लाइंब करने आए होंगे और देखो आज वो डेड बॉडी। एग्जैक्टली। और बहुत सारे क्वेश्चन कि क्या वो मेरे से बेटर था, अगर बेटर था तो ये कैसे हो गया, और मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्या रॉन्ग हुआ होगा और क्या वो मेरे साथ भी हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे कोई एरर ऑफ मिस्टेक नहीं है, एक गलती एंड यू आर गॉन। सो वो सब दिमाग में चल रहा था। बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचता हूँ। सो वो पॉजिटिव थिंकिंग मेरे को बहुत हेल्प करती है। तो मैं वही सोच रहा था कि मैंने अपना 100% दे दिया है। तो ये जो डेड बॉडीज होती हैं तो इनको एस्केप करने का कोई ऑप्शन होता है कि आप दूर से निकल सकते हैं, आपको फेस करके निकलना ही पड़ेगा उनको? कुछ डेड बॉडीज येस यू कैन एस्केप, बट कुछ डेड बॉडीज जैसे लॉत्से पे जो बॉडी थी वो बिल्कुल रूट जो रोप फिक्स होती है उसी के में एंटेंगल्ड और वहीं पे थी। सो आपको उसके ऊपर से ही जाना पड़ता है। तो जब यहाँ पे मैं लॉत्से में पहुँचा तो मैं उसके ऊपर छलांग मार के फिर वहाँ से क्लाइंब करके गया। वो माइंडसेट क्या था, मतलब क्या, मतलब आपने कहा कि आप बहुत कुछ सोच रहे थे पर कैसे आपने अपनी एनर्जी को फिर कलेक्ट किया और कैसे आप आगे बढ़े? जैसे मैंने कहा कि इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे बट एक पॉजिटिविटी थी कि जब मैंने माउंटेनिंग स्टार्ट की था मुझे पता था कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब आपको टफ में टफ डिसीजन लेने होंगे। सो मैंने वही सोचा कि थाउजेंड्स ऑफ रीजंस है वापस जाने के लिए। ठंड है, आपका ऑक्सीजन से प्रॉब्लम हो रही है और आपने इतने लेयर्स वगैरह पहने हुए हैं, विंड चल रहा है काफ़ी तेज़, एंड बहुत सारे रीजंस है टर्न अराउंड होने के। बट वो एक रीज़न क्या है जो आपको एकम्प्लिश करने के लिए या जब वो रीज़न के लिए आपको आगे बढ़ना है,
तो मेरा वो रीज़न था कि मुझे जो पहाड़ों से प्यार है, जो मेरा पैशन है, मेरे को उसके लिए क्लाइंब करना था और वो मुझे आगे बढ़ाते गया। एंड फिर समवेयर और द अदर मैंने सोचा कि अगर मेरा हार्डवर्क सही है और इफ़ आई एम डन जस्टिफिकेशन टू द प्रोसेस, जो क्लाइंबिंग का एक प्रोसेस होता है, तो डेफिनेटली जैसे एक्लिमेटाइजेशन हो गया, आपकी फिटनेस हो गई, आपका डाइट हो गया, अगर वो मैंने प्रॉपरली फॉलो किया तो कुछ नहीं होगा। सो वो सोच के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैंने मेरा काम कर लिया है, अब जो भी है वो डेस्टिनी का पार्ट है एंड प्लस द माउंटेन हैज़ टू एक्सेप्ट मी। सो दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट आई फील एंड आई कीप मूविंग। केवल के साथ बिताया वक्त हमेशा याद रहेगा। अब टाइम था केवल का इस जगह को गुड बाय बोलने का। आखिर ये पर्वतारोही एक जगह कहाँ रुकते हैं? पर जाते जाते केवल ने मुझे बहुत सारे ट्रैक्स के बारे में गाइड किया और मंगल कामना के लिए मेरी कार पर ओम मानी पद्मे हम का मंत्र भी चिपका दिया। और ये बेस्ट गिफ्ट था मेरी अगली यात्रा के लिए, जिसकी मंजिल कोई पहाड़ ही होगा।